Hello students, you are most welcome to class 11th Chemistry NCERT CBSE। स्टूडेंट्स, कौन कौन सी रेडियस हो सकती है और कौन सी रेडियस किससे बड़ी हो सकती है, किससे छोटी हो सकती है। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और ढंग से देखना है, जिससे आपको पता लगे कि एटम की रेडियस हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो एटॉमिक रेडियस से पहले मैं आपके सामने एक चीज़ बता रहा हूँ कि कोई भी जो एटम होता है स्टूडेंट्स, एटम का एक सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है ना। और एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको आप क्या बोलते हो? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है ना। और न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर पाथ होता है उनको हम क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियस मान लेता हूं मैं, ठीक है ना। और इस न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर पाथ बना रहा हूं मैं, इनको आप क्या बोलोगे? ऑर्बिट्स बोलोगे या सेल बोलोगे, ठीक है ना। ऑर्बिट बोल सकते हैं इनको, सेल बोल सकते हैं। इस तरह से आप बनाते हो। अब स्टूडेंट्स, ये आपको पता ही है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं? 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं हम क्या? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनको किस तरह से हम डिनोट करते हैं? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्लेस्ड होते हैं, और जो सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स इसकी, जिनको आप ऑर्बिट्स भी बोल सकते हो, इनके अंदर कौन प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कौन के अंदर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सब के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ किसकी? एटॉमिक रेडियस की। तो किसी भी एटम की आपको रेडियस को क्या करना है? मेजर करना है। तो एटम की जो रेडियस है उसको कैसे मेजर करूं मैं? तो इस सर्किल को लेते हैं हम, सबसे जो आउटर पार्ट है इसको बोलते हैं हम आउटर मोस्ट सेल। सबसे बाहर की सेल जो होती है उसको क्या बोलोगे आप लोग? आउटर मोस्ट सेल। देखो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है और इधर न्यूक्लियस है, तो स्टूडेंट्स न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है। ये बात आप जानते हो। अब इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बिटवीन क्या होगा? अपोजिट चार्ज है। अपोजिट चार्ज के बिटवीन क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन से ये जो न्यूक्लियस होता है इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखता है, बैलेंस करके रखता है, और उस अट्रैक्शन फोर्स के कारण ही ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इन सर्कुलर पाथ में मोशन करता है। तो स्टूडेंट्स, हम अगर रेडियस निकालते हैं तो ये कोई भी सर्किल है, इस सर्किल की जब रेडियस निकालेंगे तो आप इस तरह से तो निकालेंगे, यही तो इसकी रेडियस होगी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस से और आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है, यही इस एटम की क्या कहलाएगी? एटॉमिक रेडियस। क्या कहलाएगी? एटॉमिक रेडियस। तो कैसे डिफाइन कर सकते हो? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। कैसे लिख सकते हैं हम? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। इसको क्या बोलोगे आप? एटॉमिक रेडियस। आपको समझ आ रही होगी एटॉमिक रेडियस क्या हो सकती है? न्यूक्लियस हो गया,
आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन हो गया, दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको क्या बोल रहे हैं हम, एटॉमिक रेडियस। ठीक है ना। अब देखो आगे डिस्कस करते हैं हम इस पर। हाँ ये देखो अब चेक करते हैं हम कि जो एटॉमिक रेडियस है ये एटॉमिक रेडियस कितने टाइप की हो सकती है। ये स्टूडेंट्स हो सकती है 4 टाइप की। एटॉमिक रेडियस कितने टाइप की हो सकती है, 4 टाइप की। चेक करते हैं 4 टाइप्स में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं और प्रत्येक रेडियस को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट्स वैसे तो आप जानते हो कि जो किसी भी एलिमेंट के अंदर जो एटम होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं और इन स्मॉल एटम्स की जो रेडियस होती है उसे मेजर करना बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कठिन काम होता है। लेकिन फिर भी किसी भी एटम की जो साइज होती है, जो रेडियस होती है, उसको हम मेजर करते हैं। क्यों, कैसे मेजर कर सकते हैं? क्योंकि एटम जो होता है वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो एटम की रेडियस को डिफरेंट वेज से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें आपको पहला मैं बता रहा हूं टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। कौन कौन सी एटॉमिक रेडियस हो सकती हैं, है ना। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं स्टूडेंट्स कोवेलेंट रेडियस। क्या डिस्कस कर रहा हूं मैं, कोवेलेंट रेडियस। अब देखो कोवेलेंट रेडियस कैसे क्या हो सकती है। देखो स्टूडेंट्स कोई भी 2 एटम हैं और 2 एटम्स बॉन्डेड हैं किसके साथ, किस कोवेलेंट बॉन्ड से, और एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं, यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन, दोनों क्लोरीन एटम एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हैं और ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इस क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर से हम क्लोरीन की रेडियस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। कैसे कर सकते हैं, देखो आपको पता ही है कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब 2 सेम एटम्स अपना इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करते हैं। सेम और डिफरेंट एटम्स एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो ही तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो देखो क्लोरीन के, ये क्लोरीन का एक एटम ले लूं मैं, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया और इसके साथ एक क्लोरीन का दूसरा एटम ले रहा हूं जो इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। ये दूसरा एटम हो गया, ये क्लोरीन का एक एटम हो गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गई दोनों की एक एक, और यहाँ पर ये दूसरा एटम हो गया। ठीक है ना। अब ये क्या बन गया, Cl2 मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो 2 एटम्स होते हैं उनके जो न्यूक्लियस हैं, उन न्यूक्लियस के बिटवीन जो डिस्टेंस है, इस एटम का न्यूक्लियस हो गया, इस एटम का न्यूक्लियस हो गया, दोनों एटम्स के जो न्यूक्लियस हैं उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का क्या कर दें आप, हाफ कर दें। डिस्टेंस को कितना कर दें आप, हाफ कर दो। और डिस्टेंस को जब हाफ कर देंगे तो ये जो रेडियस आएगी इसको बोलेंगे आप कोवेलेंट रेडियस। क्या बोल सकते हो आप, कोवेलेंट रेडियस। समझ में आ रही है बात। कोवेलेंट रेडियस को मैं डिनोट कर रहा हूं RC से। C मैंने उठाया है कहां से, कोवेलेंट रेडियस से। ठीक है ना। तो बच्चों कैसे डिफाइन करोगे इसको बताओ। व्हेन 2 सेम एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, when 2 same atoms of an element, किसी भी एलिमेंट के 2 सेम एटम आर कोवेलेंटली बॉन्डेड, आर कोवेलेंटली बॉन्डेड। एक ही एलिमेंट है,
उसके 2 एटम हैं और दोनों के दोनों एटम कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हैं। जो मैंने बोला है अभी एक्सपेरिमेंट किया वही लिख रहा हूं। देन हाफ ऑफ द डिस्टेंस, देन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बिटवीन डिस्टेंस है बताइए? बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ बोथ एटम्स, बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ बोथ एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। इसको क्या बोलोगे आप? कोवेलेंट रेडियस बोलेंगे। समझ आ गई बात? कोई भी 2 एटम है सेम एक ही एलिमेंट के और दोनों के दोनों एटम कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड एटम्स के जो दोनों न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियाई मीन्स न्यूक्लियस है, उनकी जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का हाफ क्या कहला रहा है? कोवेलेंट रेडियस कहला रहा है। ठीक है ना? तो पहली रेडियस तो ये हो गई। दूसरी रेडियस को चेक करते हैं, दूसरी कौन सी हो सकती है? दूसरी रेडियस की बात करते हैं स्टूडेंट्स हम। दूसरी है वान डर वाल रेडियस। वान डर वाल्स रेडियस। वान डर वाल एक साइंटिस्ट नेम है और इस साइंटिस्ट ने इस रेडियस को डिस्कवर किया था, इसलिए इसको वान डर वाल रेडियस बोल दिया गया। तो देखो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट की बात करें हम। सॉलिड स्टेट में एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कोई मॉलिक्यूल्स है और उस मॉलिक्यूल के अंदर, भाई सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स ही तो प्रेजेंट होंगे। मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल 2 हो सकते हैं, भाई कोई 2 मॉलिक्यूल हो सकते हैं और मॉलिक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों? एटम्स। भाई एक मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा तो मिनिमम 2 एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, तभी तो 1 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। जैसे Cl और Cl दोनों ने क्या बना दिया? Cl2 मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है ना? तो देखो मैं मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा हूं। जैसे ये मॉलिक्यूल अगर बना, एक मॉलिक्यूल बना दिया मैंने, ये बना दिया, ये मॉलिक्यूल फर्स्ट, इसको मैं M फर्स्ट लिख रहा हूं। ठीक है ना? अब दूसरा मॉलिक्यूल बना रहा हूं मैं, ये दूसरा मॉलिक्यूल बन गया, इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल सेकंड। ठीक है ना? दोनों मॉलिक्यूल, पहला मॉलिक्यूल तो ये इसका सेंटर पार्ट ये आ गया, इसका सेंटर पार्ट ये आ गया, इसका सेंटर पार्ट ये और इसका सेंटर पार्ट ये। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो दूसरा मॉलिक्यूल है और यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट मॉलिक्यूल है। समझ आ रही है बात? और ये मॉलिक्यूल्स दोनों सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट हैं। ठीक है ना? और दोनों मॉलिक्यूल जो हैं स्टूडेंट्स, इनके जो ये 2 एटम्स हैं ये नॉन बॉन्डेड हैं। कोई बॉन्ड बन रहा है क्या बताओ? अगर बॉन्ड बनता तो ये इस कंडीशन में आता, यहीं तो शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, और अगर ये इस कंडीशन में रखें तो यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है। नॉन बॉन्डेड होते कि ना? ये दोनों नॉन बॉन्डेड हैं। तो सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के एटम नॉन बॉन्डेड होते हैं और इन नॉन बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है, नॉन बॉन्डेड किसी भी मॉलिक्यूल्स के नॉन बॉन्डेड एटम्स के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है स्टूडेंट्स, उस डिस्टेंस का क्या कर दो? हाफ कर दो। और इस डिस्टेंस के हाफ को हम क्या बोलते हैं? वान डर वाल रेडियस बोलते हैं। तो देखो डेफिनेशन कैसे दूं मैं? इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट, हाफ, आधी दूरी तो लेनी है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 atoms, half of the distance between 2 atoms of 2 close non bonded
बिटवीन एटम्स ऑफ, चलो 2 एटम्स मत लिखो, एटम्स लिख दो, एटम्स ऑफ 2 क्लोज, एटम्स ऑफ 2 क्लोज नॉन बॉन्डेड, 2 क्लोज नॉन बॉन्डेड molecule, non bonded molecules of same substance, of same substance is called van der Waal radius। इसको क्या बोलोगे आप? van der Waal रेडियस। तो देखो सॉलिड स्टेट में कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस के 2 नज़दीक रखे मॉलिक्यूल्स, कोई भी सब्सटेंस है सॉलिड स्टेट में, उस सब्सटेंस के 2 नज़दीक रखे मॉलिक्यूल्स के 2 नज़दीक रखे नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स ही तो हैं ये, नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के एटम्स के न्यूक्लियस के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसका हाफ क्या कहलाएगा? van der Waal रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? van der Waal रेडियस। अब देखो ये जो van der Waal रेडियस होती है ये बड़ी होती है किससे? कोवेलेंट रेडियस से। van der Waal रेडियस जो होती है स्टूडेंट्स वो हमेशा बड़ी होती है किससे? कोवेलेंट रेडियस से। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। तो देखो नेक्स्ट रेडियस को और चेक कर लेते हैं, और कौन सी रेडियस हो सकती है? थर्ड रेडियस हो सकती है स्टूडेंट्स मेटालिक रेडियस। अब देखो मेटालिक रेडियस को कैसे डिटरमाइन करेंगे? आपको पता है मेटल्स स्टूडेंट्स सॉलिड स्टेट में होती हैं, जितने भी मेटल है वो कौन से स्टेट में होती है? सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में अगर कोई क्रिस्टल हम यहाँ पर फॉर्म करें, किसी भी मेटल का एक क्रिस्टल में बनाता हूँ यहाँ पर, तो उसके अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट होगी वो इस प्रकार से होगी। सॉलिड मेटल के अंदर जो क्रिस्टल है मेटल का, उस क्रिस्टल के जो एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट इसी तरह से तो होगी। बहुत ही क्लोज कंडीशन में एटम्स प्लेस्ड होते हैं, इनके बिटवीन जो बैक एंड प्लेस होता है वो बहुत ही नन होता है, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स इस तरह का जो ये कोई क्रिस्टल फॉर्म हुआ है मेटल का, क्या है? मेटल क्रिस्टल। अब इस मेटल क्रिस्टल में 2 एटम हैं, नियर बाई 2 एटम्स, नज़दीक स्थित कोई भी 2 एटम। जो मेटल का क्रिस्टल है उस क्रिस्टल के अंदर जो नज़दीक रखे हुए कोई भी 2 एटम, नियर बाई 2 एटम। देखो ये नियर बाई 2 एटम हो सकते हैं, ठीक है ना। ये नियर बाई 2 एटम्स हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। को जो एक दूसरे के साथ अटैच हैं वो नियर बाई 2 एटम्स हैं। इनके न्यूक्लियस चेक करो एटम्स के, और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस के बिटवीन जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का क्या कर दो? इस डिस्टेंस का क्या कर देना है? ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस का क्या कर दें? क्या करते आ रहे हैं हम अब तक? हाफ। अब नियर बाई ये 2 एलिमेंट आ गए, उस फिगर से उठा के इन एलिमेंट्स को मैं यहाँ ले आया, इनकी डिस्टेंस ये आ गई, ठीक है ना। और इस डिस्टेंस का आप हाफ कर दो, इसको क्या बोलोगे आप? मेटालिक रेडियस, जिसको मैं RM से डिनोट कर रहा हूँ। क्या बोलेंगे इसको? मेटालिक रेडियस। समझ में आ रही है रेडियस? कोई भी मेटल का क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के अंदर नियर बाई 2 एटम्स प्लेस्ड हैं, उन एटम्स के जो न्यूक्लियस हैं उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसका हाफ
नियर बाई प्लेस्ड टू एटम्स न्यूक्लियाई के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसका हाफ क्या है, मेटालिक रेडियस। ठीक है ना। तो कैसे डिफाइन करेंगे मैं नोट कर देता हूँ फटाफट से। इन क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल, देखो इन क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल, कोई भी मेटल का क्रिस्टल लैटिस हो सकता है। हाफ द डिस्टेंस बिटवीन, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन, किस किस के बीच, बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू नियर बाई एटम, न्यूक्लियस ऑफ टू नियर बाई एटम, टू नियर बाई एटम। ये क्या हो गई, ये हो गई क्या, मेटालिक रेडियस, इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस। ठीक है ना। तो देखो मेटालिक रेडियस आपने देख ली, वंडरवाल रेडियस आपने देख ली, कोवेलेंट रेडियस आपने देख ली। सभी की सभी रेडियस को आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चेक कर सकते हैं ना। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें किसकी, मेटालिक रेडियस, वंडरवाल रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, इन तीनों रेडियस की मैं बात करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, इन तीनों रेडियस के बिटवीन क्या रिलेशन होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है मेरी। ये जो तीनों रेडियस आपको नजर आ रही हैं, इनमें क्या रिलेशन हो सकता है, रिलेशन बिटवीन, फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूं मैं, मेटालिक रेडियस, वंडरवाल रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर हम अगर वंडरवाल रेडियस, मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस अगर मैं चेक करूं सोडियम एटम के लिए, और सपोज कर लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि सोडियम एटम के लिए 3 रेडियस दे रखी हैं, 1.5 एंगस्ट्रम, 1.2 एंगस्ट्रम, 1.2 एंगस्ट्रम और एक 0.15 एंगस्ट्रम। ये 3 रेडियस दे रखी है हमको सोडियम एटम के लिए, और पूछा है कि इन तीनों रेडियस में मेटालिक रेडियस कौन सी है। इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, और इस तरह का क्वेश्चन देकर आपसे पूछा कि ये जो गिवन रेडियस हैं सोडियम के लिए, इनमें से मेटालिक रेडियस कौन सी है, कोवेलेंट रेडियस कौन सी है, और वंडरवाल रेडियस कौन सी है। ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, वंडरवाल बॉन्ड जो प्रेजेंट होते हैं वो बहुत वीक बॉन्ड होते हैं, और वीक बॉन्ड होते हैं तो एटम्स के बिटवीन डिस्टेंस बढ़ती है, और जब एटम के बिटवीन डिस्टेंस बढ़ रही है स्टूडेंट्स, तो हम 2 एटम के जो न्यूक्लियस हैं उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसका ही तो हाफ ले रहे हैं। ठीक है ना। 2 नॉन बॉन्डेड एटम हैं मॉलिक्यूल्स के, उन बाई वंडरवाल रेडियस की बात कर रहा हूँ मैं। वंडरवाल रेडियस में वीक बॉन्ड बनता है, वंडरवाल बॉन्ड जो होते हैं वो वीक बॉन्ड होते हैं। वीक बॉन्ड जब होते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, थोड़े से दूर दूर प्लेस्ड होंगे, डिस्टेंस होगी ना। तो स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल नॉन बॉन्डेड हैं वंडरवाल रेडियस में, और नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स हैं, उनके एटम्स के जो न्यूक्लियस हैं, उनकी जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का क्या ले रहे हैं हम, हाफ ले रहे हैं। तो एटम दूर दूर हो गए तो स्टूडेंट्स वंडरवाल रेडियस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। जब वो मॉलिक्यूल्स दूर होंगे तो वंडरवाल रेडियस इंक्रीज होगी। तो ध्यान रखना आप लोग हमेशा, ऑलवेज इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि वंडरवाल रेडियस जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। वंडरवाल रेडियस
सबसे बड़ी होती है, ठीक है ना। और उसके बाद बात करते हैं किसकी हम, मेटालिक रेडियस की। मेटालिक रेडियस की बात अगर हम करें तो इसके अंदर भी नॉन बॉन्डेड एटम है। यहाँ पर भी जो बॉन्ड बन रहे हैं, कोई बॉन्ड थोड़ी बन रहा है, ये नॉन बॉन्डेड एटम्स ही हैं, दो नियर बाई एटम्स प्रेजेंट हैं। अब नियर बाई एटम है तो बताओ, ये तो नियर बाई एटम है और एक एटम ये, इन दोनों में से कौन के न्यूक्लियस ज़्यादा नियर होंगे? इसके नियर ज़्यादा होंगे कि इसके ज़्यादा होंगे? इसके ज़्यादा नियर है स्टूडेंट्स। और इसके जब ज़्यादा नियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियस, तो ये यहाँ पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके एटम्स के जो न्यूक्लियस है, उनके डिस्टेंस का हाफ क्या कहलाता है? कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। तो मेटालिक रेडियस की वैल्यू भी ज़्यादा होगी किससे? कोवेलेंट रेडियस से, क्योंकि इसके न्यूक्लियस भी कैसे हैं? दूर हैं और इसके न्यूक्लियस कैसे हैं? नज़दीक हैं। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पर हम इनके अंदर अगर रिलेशन देखें तो देखो, वान डेर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन मेटालिक रेडियस और मेटालिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। समझ में आ रही है बात? वान डेर वाल रेडियस सबसे बड़ी होती है, मेटालिक रेडियस इससे छोटी होती है और कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटी होती है। तो कोवेलेंट रेडियस की जो वैल्यू होती है वो सबसे कम होती है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सोडियम एटम के लिए ये जो वैल्यू है वो तो किसकी है? वान डेर वाल रेडियस। ये वाली जो वैल्यू है वो किसकी है? मेटालिक रेडियस। और ये वाली जो वैल्यू है वो किसके लिए है? कोवेलेंट रेडियस की। तो आप लोग आइडेंटिफाई कर रहे हो, आराम से समझ के ध्यान रखना किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं रेडियस को। समझ में आ गई कि सोडियम एटम के कोई भी एटम का एग्जांपल आपको दिया जा सकता है और इस तरह से 3-4 वैल्यूज आपको दे दी जा सकती हैं। तो ये जो वैल्यूज़ यहाँ पर दी जाएंगी, जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो तो वान डेर वाल रेडियस की होगी, उससे कम किसकी होगी? मेटालिक रेडियस की, और उससे सबसे कम जो वैल्यू है वो किसकी होगी? कोवेलेंट रेडियस की। तो इस तरह का रिलेशन आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। एक रेडियस और है स्टूडेंट्स, उसको और हम चेक कर लेते हैं, और वो रेडियस है बच्चों क्या? चौथी, आयोनिक रेडियस। तो देखो, आयोनिक रेडियस क्या हो सकती है? आयन का फॉर्मेशन क्या होता है, कब होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम, व्हेन ए एटम, जब कोई एटम या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। व्हेन एन एटम एक्सेप्ट्स और डोनेट्स, व्हेन एन एटम एक्सेप्ट्स और डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट करता है, देन आयन इज फॉर्म। तो क्या फॉर्म होता है? देन आयन इज फॉर्म। तो क्या फॉर्म हो गया? आयन फॉर्म हो गया। अब बच्चों, ये जो आयन होता है, ये जो आयन होता है, इस आयन की जो रेडियस है वही आयनिक रेडियस है। आयन इज फॉर्म, द रेडियस ऑफ दिस आयन इज कॉल्ड आयोनिक रेडियस। अब देखो, कोई भी एटम होगा बच्चों, जैसे अगर मैं सोडियम एटम की बात करूं, अगर सोडियम एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो ये क्या बनाएगा? सोडियम कैटायन। क्या बनाएगा? सोडियम कैटायन बनाएगा ना। और अगर इधर में क्लोरीन की बात करूं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनाता है? क्लोराइड आयन। तो ये क्या बन गया? क्लोरीन एनायन। और क्लोरीन एनायन को क्या बोलेंगे आप? क्लोराइड। क्या बोलेंगे आप? क्लोराइड। अब एनायन की रेडियस अगर आपको निकालने, अगर क्लोराइड की इसकी रेडियस मैं निकालूं तो ये एनायन की रेडियस कहलाएगी, और अगर इसकी रेडियस निकालूं तो ये कैटायन की रेडियस कहलाएगी। यानी कि कैटायन रेडियस किसको बोलेंगे?
जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तो वो कैटायन फॉर्म करता है, और इस कैटायन की रेडियस को ही कैटायनिक रेडियस बोलेंगे। और एनायोनिक रेडियस कब कहेंगे? when any element or an atom accepts one electron then form anion, the radius of anion is also called anionic radius। तो एनायोनिक रेडियस और कैटायनिक रेडियस किस तरह से बन सकती है ये आप चेक कर लो। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग बहुत गौर से ध्यान देना मेरी बात पर, ठीक है ना। और गौर से क्या ध्यान देना है आपको, देखो मैं ये ले रहा हूँ एटम, एटम के लिए ए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो क्या फॉर्म कर रहा है बेटा? कैटायन, ठीक है ना। और एटम जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, तो क्या फॉर्म करेगा बेटा? एनायन। समझ गए? एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो कैटायन फॉर्म हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो एनायन फॉर्म हो रहा है। अब देखो चेक करते हैं, ये जो एटम की रेडियस है और ये कैटायन की रेडियस है और ये एनायन की रेडियस है, तो इनमें सबसे बड़ी रेडियस कौन सी होगी? इनके बिटवीन क्या रिलेशन हो सकता है? इनके बिटवीन क्या रिलेशन हो सकता है? ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एन एटम कॉमा कैटायन एंड एनायन। इनके बिटवीन क्या रिलेशन हो सकता है? तो देखो भैया, एटम की जो रेडियस होती है वो कैटायन से बड़ी होगी कि छोटी होगी? यहाँ पे चेक करो, कैटायन कब फॉर्म हुआ है? जब इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है, ठीक है ना। तो देखो ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है चौथे सेल में, ठीक है ना। और फोर्थ सेल से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? डोनेट कर दिया। अब जब डोनेट कर दिया स्टूडेंट्स, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इस घर के अंदर कोई रहने वाला ही नहीं बचा है, तो घर का क्या काम? तो ये वाला जो सेल है, आउटर मोस्ट सेल, ये क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। अब आपके पास ओनली कितने सेल बचे हैं? 3 सेल्स बचे हैं। तो बताओ यहाँ पर रेडियस घटी है कि बढ़ी है? रेडियस घटी है ना, डिक्रीज हुई है ना। तो कैटायन की रेडियस तो जो न्यूट्रल एटम होता है उससे लेस होती है कैटायन की। तो अब एनायन की बात करें, अगर एनायन आपको फॉर्म करना है तो बच्चों क्या होगा? ये इसकी जो फोर्थ वो है सेल, इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? इसे एक्सेप्ट करना है। और अगर ये इसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं आएगा? और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो स्टूडेंट्स इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, सब में तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और सभी इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज जब सभी इलेक्ट्रॉन्स पर है तो ये सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्स नहीं करेंगे क्या? नेगेटिव नेगेटिव रिपल्स करेगा ना भाई। सेम चार्ज में रिपल्सन होता है, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। रिपल्स करेंगे तो स्टूडेंट्स इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो थोड़ा सा क्या होगा? स्प्रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर इसका पहले सेल यहाँ तक था और रिपल्सन से सेल यहाँ तक आ गया, तो बताओ रेडियस घटी कि बढ़ी? रेडियस डिक्रीज हुई कि इंक्रीज हुई? तो रेडियस यहाँ पर इंक्रीज होती है। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने पर जो एनायन फॉर्म होता है, उस एनायन की रेडियस जो होती है वो
क्या होती है, बड़ी होती है एटम से। एटम से बड़ी होती है कि नहीं होती है। तो इन तीनों के बिटवीन क्या रिलेशन आ गया बताओ, इनके बिटवीन रिलेशन आ गया स्टूडेंट्स कि जो रेडियस है किसकी, एनायन की, एनायन की जो रेडियस है वो बड़ी है किससे, एटम की रेडियस से, और एटम की रेडियस जो है वो बड़ी है किससे, कैटायन की रेडियस से। तो मैं नीचे लिख रहा हूं एनायन रेडियस इज ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियस, एटम की रेडियस इज ग्रेटर देन कैटायन रेडियस। ये रिलेशन होता है बच्चों। तो स्टूडेंट्स ये हो गई टोटल रेडियस जो किसी भी एटम के एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड है। कितने टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया, 4 टाइप्स में। तो एटॉमिक रेडियस के बारे में अगर हम जान जाते हैं स्टूडेंट्स तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाती हैं। तो बेसिक नॉलेज के लिए आपको एटॉमिक को रेडियस को जानना बहुत ज़रूरी था। स्टूडेंट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट्स करो। ओके स्टूडेंट्स।